हत्या दिवस हम मना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, और उसी पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। इमरजेंसी लगी तो वो किस तरह से गड़बड़ थी, कुछ बातें आपको बताऊंगा। बिना कैबिनेट अप्रूवल के उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने साइन कर दिया। क्या मोरारजी देसाई, क्या जेपी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या बाद में नानाजी देशमुख, क्या आरएसएस के चीफ बड़ा साहब देवरस जी, जितने थे, संघ पर बैन लग गया, ये सबको बंद कर दिया गया। प्रेस की बात मैं करूंगा, वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप। देश भर में 1.5 लाख लोग गिरफ्तार किए गए, 1.5 लाख लोग। 1.5 lakh people were arrested all over the country, and all the top opposition leaders, state leaders, all were arrested. मित्रों, उस समय मैं अंडरग्राउंड में रेजिस्टेंस को लीड कर रहा था अपने क्षेत्र, और वो कितना अत्याचार होता है इसकी 2-3 आपको मैं इंडिकेशन देना चाहता हूं। जेपी गिरफ्तार होकर हरियाणा के गेस्ट हाउस में ले जाए गए। वो ग्राउंड फ्लोर में थे। देखा कि फर्स्ट फ्लोर से देखा कि वहां मोरारजी देसाई टहल रहे हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। उन्होंने कहा हमसे दोनों को मिलकर बात करने दो। कहा नो, यू कैनॉट टॉक। कहा नाश्ता करें तो बीच में बैठ जाना तुम। कहा नो, यू कांट इवन डू दैट। क्योंकि मैं मुंबई में बात कर रहा हूं कि किडनी खराब हो गई थी, और ये आपका जो जसलोक हॉस्पिटल है, यहां ट्रीटमेंट के लिए बुलाए गए थे 26 फ्लोर पर। डॉक्टर ने कहा कि इनको सन की जरूरत है, धूप मिलना चाहिए वरांडे में। कहा नहीं, मुंबई के लोग देखेंगे तो वेव करेंगे। बाद में जब मुंबई हाईकोर्ट में केस फाइल हुआ तो उनको धूप में बैठने दिया। आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, नाखून नोचे गए। जनसंघ था उस समय, उसके कार्यकर्ताओं को, सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कल देवेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है एक्सप्रेस में, दिल्ली में। उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया था, और जो उनके लिए वो भोजन लेके जाया करते थे थाने में। तो पूरा देश जेल बन गया था। आपको मालूम है कि नसबंदी का प्रोग्राम हुआ था, फोर्स स्टेरलाइजेशन। तुमको पेंशन चाहिए, तुमको प्रमोशन चाहिए, तुमको एरियर्स ऑफ सैलरी चाहिए, जाओ नसबंदी का कैंडिडेट लेकर जाओ। 60 लाख लोगों का स्टेरलाइजेशन हुआ था, बिकॉज संजय गांधी वांटेड की फैमिली प्लानिंग करना है, और उसमें कितने जो मैरिड नहीं थे उनका भी फोर्सिबल स्टेरलाइजेशन हो गया। मित्रों, मैं प्रेस पर आता हूं, और मैं थोड़ा आपको संख्या देना चाहूंगा। आपको जानकर शॉक होंगे कि बहुत से एडिटर तो गिरफ्तार हुए ही। दो 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। 253 जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड। 110 को मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 110 को डीआईआर में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, और 33 को अन्य संगीन दफाओं में जेल में रखा गया। तो 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, बड़े बड़े संपादकों को किया गया, सेंसर लगा दिया गया। 52 विदेशी पत्रकारों की मान्यता रद्द की गई, और 29 को भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें मार्क कली भी थे बीबीसी के। प्रेस काउंसिल को खत्म कर दिया गया। 2 दिन तक देश में कोई अखबार नहीं छपा था। और मैं आपको बता सकता हूं कि खौफ का माहौल यह था कि पटना में एक संपादकों का कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस समय वीसी शुक्ला थे आईएनबी मिनिस्टर, जिस पद पर मुझे भी अटल जी की सरकार में काम करने का सौभाग्य मिला था।
वो संपादकों को डांटने के लिए आए थे कि इमरजेंसी का स्तुतिगान करो, संजय गांधी का करो, इंदिरा गांधी का करो। तो हम लोग होटलों में जाकर के लिटरेचर बांट रहे थे, एंटी इमरजेंसी लिटरेचर। देश का हाल क्या था ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं। एक संपादक बोल रहे थे कि मेरा कमरा ठीक नहीं है, इसको बदलवा दो, होटल प्रिंसेस पटना में। तो हम लोग अंडरग्राउंड से पीछे की चारदीवारी से आकर के घुसा रहे थे हर कमरे में। तो मालूम है उसने क्या कहा? आप सुबह से मुझे तंग कर रहे हैं, मीसा में बंद कर दूंगा आपको। अब आप सोच लीजिए, एक संपादक इज वांटिंग ए गुड रूम बिकॉज इट वाज स्टिंकिंग, तो थ्रेट था कि मीसा में बंद कर देंगे। अब जब मैं जुडिशरी पर आता हूं, जजेस को ट्रांसफर किया गया, उनको कंफर्म नहीं किया गया, और उस समय देश के 9 हाईकोर्ट ने कहा कि हम इमरजेंसी के खिलाफ गलत आदेश पर विचार करेंगे, और उन्होंने क्वाश किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को पूरा पावर है, और हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। और मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। जज ने पूछा भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल नीरज डे से कि अगर किसी को गोली मार दी जाए तो कोई सुनवाई है कि नहीं? कहा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस अगर गोली ही मार देती है तो ये गॉट नो राइट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसले में इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक जज एचआर खन्ना थे जिन्होंने डिसेंट किया कि नहीं, इमरजेंसी में भी लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को हम सेफगार्ड करेंगे। यू नो फ्रेंड्स, he was not made the chief justice even for 2 months, though he was the senior most. तो क्या जुडिशरी, क्या प्रेस, क्या जनता, क्या विरोधी, पूरे देश को जिस तरह से अत्याचार और कारागार बनाया गया, टॉर्चर एंड इन प्रिजन, ये भारत बन गया था। तो आज देश जब लोकतंत्र में जीता है, इलेक्शन 77 में हुआ, इंदिरा गांधी पूरी तरह से हार गई, जनता पार्टी की सरकार आई। देश की जनता अब जान गई है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी को हरा सकते हैं। तो विचार हुआ कि देश की इस पीढ़ी को इमरजेंसी की सच्चाई बतानी चाहिए कि लोकतंत्र पर फिर खतरा नहीं हो, यह बताना जरूरी है। देश में काफी चर्चा हो रही है इसमें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का टिप्पणी आई है कि बीजेपी फालतू का काम कर रही है। आज मुंबई की प्रेस के सामने मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक सवाल पूछता है, इमरजेंसी का नाम आते ही आपको मिर्ची क्यों लगती है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आज तक कांग्रेस के नेताओं ने इमरजेंसी के अत्याचार पर माफी नहीं मांगी है। I repeat, Congress leadership and all the supporting parties have not sought a public apology कि हमने उस समय भारत में टॉर्चर किया, प्रेस के लोगों को बंद किया, पूरे हिंदुस्तान को जेल बनाया, कि हमने गलत किया। राहुल गांधी के तो पिताजी ने साफ साफ कहा था कि नहीं, इमरजेंसी ठीक थी। 85 का उनका पब्लिक स्टेटमेंट। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, ये साफ साफ जवाब दें, एचआर खन्ना को क्यों सुपरसीड किया? क्योंकि उन्होंने नागरिकों के हक में फैसला दिया था। जितने संपादकों को गिरफ्तार किया, क्यों किया? 253 को बंद क्यों किया? 60 लाख जबरन नसबंदी किया, आपने ठीक किया? 1.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए, ये आपने ठीक किया क्या? राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, लाल किताब। आपके समय में संविधान की हत्या हुई थी, संविधान के सारे अधिकारों को समाप्त किया गया था। राहुल गांधी, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज, डोंट बी ए हिपोक्रेट। इस संविधान खतरे में है। संविधान पर सबसे भयंकर खतरा आप लोगों ने किया था
जब आप संविधान में संशोधन लेकर के आए थे कि प्रधानमंत्री का चुनाव चैलेंज हो ही नहीं सकता, और मेरे पत्रकार मित्रों याद रखो, आई विल टेक क्वेश्चंस इमीडिएटली, उन्होंने संसद की अवधि को 5 साल को 6 साल कर दिया था और कोरम का भी ऑब्लिगेशन खत्म कर दिया था। मतलब अगर 10 एमपी भी हैं तो बिल पास हो सकता है। और श्रीमान देवकांत बरुआ थे कांग्रेस के अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। मतलब देश में चापलूसी और साइकोफेंसी का एक अजीब माहौल था। तो आज भारत आजाद है, लोकतंत्र है, अधिकार है, आप हैं, सब कुछ है, मीडिया है, अच्छी बात है। एक समय से खतरा कितना था ये समझना चाहिए। इसलिए हमें लगा कि आज मुंबई में मेरा और कार्यक्रम भी है, हमने कहा नहीं, यहाँ के प्रेस से बात करूंगा। मैं कुछ दिनों के बाद आप लोग से बात कर रहा हूं, तो आपका अभिनंदन मेरी ओर से। हम बीजेपी की ओर से इतना ही कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्पण देश के लोकतंत्र के लिए है और देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए है यहां की जनता। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज बीजेपी की जितनी पीढ़ी है, हमारे प्रधानमंत्री सिख बनकर के गुजरात में अंडरग्राउंड काम करते थे, वो संघ के प्रचारक थे, काला चश्मा लगाए हुए उनकी फोटो आती है। राजनाथ जी जेल में थे और तो लालू जी भी जेल में थे, कांग्रेस के साथ में मीसा में बंद हुए थे। तो जेपी मूवमेंट में हम लोग के साथ जेल में थे। मुलायम सिंह यादव जेल में गए थे। तो जिन लोगों को इंदिरा जी की सरकार ने टॉर्चर किया, आज उनके साथ है, छोड़ दीजिए। लेकिन इमरजेंसी की सच्चाई और कांग्रेस पार्टी का दोहरा स्तर, द हार्श रियलिटी ऑफ इमरजेंसी एंड द हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड ऑफ कांग्रेस पार्टी नीड्स टू बी एक्सपोज्ड। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी का नाम सुनकर के परेशानी क्यों होती है? आज तक उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगा इमरजेंसी का अत्याचार के लिए? ये बड़े सवाल हैं। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो फिर उसको भी मैं ले लूंगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैं सांसदों के डेलीगेशन के लीडर के रूप में यूरोप गया था। ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए पूरी दुनिया में हमारे सांसद लोग गए थे, ऑल पार्टी डेलीगेशन। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय है कि सुप्रिया सुले भी एक डेलीगेशन की लीडर थी। यूरोप का मैं लीडर था, शशि थरूर अमेरिका ग्रुप के लीडर थे, कनिमोई तमिलनाडु की वो भी लीडर थी। और हर पार्टी के हम लोग गए थे, क्योंकि भारत की विविधता को हमने बताया कि हमारे डिफरेंसेस इंडिया में हैं पॉलिटिकली, फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री एंड सिक्योरिटी वी आर वन। ये संदेश देने गए थे। तो अगर आपके कुछ सवाल इसके बारे में होंगे तो उसका उत्तर दूंगा। आज मूल रूप से इमरजेंसी के काले अध्याय, ब्लैक चैप्टर के बारे में बात करने आए थे। तो मेरी ओर से इतना ही कहना था। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। संजय राउत ये बोल रहे हैं कि पिछले 11 साल से अघोषित आने वाली हुई है, उसके बारे में ये बहुत दिन से बोल रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो संजय राउत जी बोलते हैं तो बोलने दीजिए। हाँ, उनकी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सरकार जी, उन्होंने कहा है कि उस समय जो इमरजेंसी लगी और आज के मोदी का जो चल रहा है वो उससे भी खतरा है। ये किसने कहा है? तत्काल कांग्रेस अध्यक्ष। तो मैं अपने महामंत्री से कहूंगा, बहुत सीनियर एमएलए हैं, कि उनको एक बार जाकर के इमरजेंसी की सच्चाई बता दें। हाँ, बस लगता है उन्होंने देखा नहीं है इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। नाखून नोचे गए थे, कुलदीप ने संपादक बंद किए गए थे, जेपी की किडनी खराब की गई थी। क्या बोलते हैं? बिना कैबिनेट के अप्रूवल के राष्ट्रपति से साइन कराया गया था। जुडिशरी को सुपरसीड किया गया था। ये हुआ था क्या? ये क्या बात करते हैं बेबुनियाद। जब आपातकाल को 50 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि तमाम जो दस्तावेज है आपातकाल के उनको संकलन किया जाए।
ये प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी है जिसको पता चले कि आपातकाल का दर्द क्या है, जो सम्मिलित करने की बात कही जा रही है, उससे आप कितना सहमत हैं? बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए, हर देश को अपने देश के इतिहास और विशेषकर पॉलिटिकल इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आज हिंदुस्तान की जो नौजवान पीढ़ी है वो बहुत ही आत्मविश्वासी पीढ़ी है। दे आर कॉन्फिडेंट पीपल। मैं देश का आईटी मंत्री भी रहा हूं। आज भारत ने आईटी में क्या क्या काम किया है दुनिया में, आज आप देख रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। तो ये उनको मालूम होना चाहिए, जो स्टार्टअप मूवमेंट है, बाकी है, इस देश में क्या क्या हुआ था। तो मैंने भी एक देखकर बड़ा लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स अपने अनुभव पर, बाकी लोग भी लिख रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, ये होना चाहिए। आप थोड़ा लेट से आई हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था। जस्ट टू रिपीट, इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। वो सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, वो 6 साल के लिए डिवॉल्ट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप संसद में जाएंगी, बोलेंगी नहीं, आप रजिस्टर में दस्तखत नहीं करेंगी, आप वोट नहीं देंगे। शी वॉज ए लेम डक प्राइम मिनिस्टर। उस समय देश भर में रैली हुई, मुंबई में हुई कि आप इस्तीफा दो। और जेपी के हम लोग सिपाही रहे हैं उस आंदोलन के, तो नारा दिया था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिल्ली में रैली हुई थी। नेक्स्ट डे इमरजेंसी इम्पोज किए। क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या आचार्य कृपलानी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण अडवाणी, क्या नानाजी देशमुख, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 लाख लोग पकड़े गए। आरएसएस के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए थे और 253 पत्रकार गिरफ्तार हुए थे। उसमें से 130 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद हुए। जब भी किडनी खराब हो गई, ये सच्चाई थी, सिर्फ उनकी कुर्सी बचाने के लिए। ये थी इमरजेंसी। तो अब आज की तुलना को मतलब नहीं है। और मैंने कांग्रेस से पूछा है कि इमरजेंसी का नाम आते आपको मिर्ची क्यों लगती है, व्हाट द प्रॉब्लम? स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, आता हूँ बाद में। हाँ, बाला साहब ठाकरे जी ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, तो आपकी पार्टी महाराष्ट्र में उनके विचार के पार्टी के साथ अलायंस? देखिए, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत महान नेता थे। कुछ मामलों में डिफरेंसेस हो सकता है, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इमरजेंसी को अप्रिशिएट किया था मुझे देखना पड़ेगा। सर, क्योंकि आपने कांग्रेस के नारे का जिक्र किया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, इसलिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बयान दिया। मैंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मोदी इज फर्स्ट, लेकिन उन्हें ये शायद नहीं पता कि मोदी एक बड़े भाषणकार है और कीर्तनकार है। ऐसा बार बार वो हार जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हो या श्रीमान खड़गे जी हो, उनकी समस्या यही है कि हम हार क्यों जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? हम तो जनता से ये तो नहीं है इनको वोट दे दीजिए। और जो कांग्रेस पार्टी का आचरण है और जो राहुल गांधी का दुराचरण है, उनको और वोट नहीं मिलेगा। तो वो उसकी खींच है। और खड़गे साहब सीनियर नेता है, इमरजेंसी को देखा है उन्होंने। एक और नारा था कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी के सुबह की जय, शाम की जय, नाम की जय, काम की जय। तो मैंने कहा ना, चापलूसी कल्चर की पराकाष्ठा थी। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सर, बिहार में चुनाव अब है और अब इमरजेंसी पे कोई सवाल तो नहीं? अच्छा, चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र की मुंबई की आपकी राजधानी बीएमसी का भी चुनाव होना है। आप जो इमरजेंसी को एक्सपोज कर रहे हो जिस प्रकार से, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी को महाराष्ट्र में या मुंबई में कुछ फायदा होगा? हमारी पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, मुंबई में यूं ही मजबूत है। लेकिन ये जो विषय हम संविधान हत्या का दिवस मना रहे हैं, ये किसी चुनाव पर केंद्रित नहीं है। ये देश की आज की पीढ़ी को किस तरह से भारत को अंधकार में ढकेला गया, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना गया, वो सच्चाई बता सकते हैं। एक मिनट उनको थोड़ा। बिहार में चुनाव होने वाले, कब तक फाइनल होगा? बीजेपी की सीट तक आएगी?
दूसरी बात, बिहार में आप लोग तो बीजेपी आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन बाहुबली कम क्यों नहीं हो रहे हैं? वहाँ पर पिछड़ापन क्यों ज्यादा बढ़ता जा रहा है? अब ये चुनाव बिहार पर तो नहीं था, लेकिन आपने पूछा है तो मैं संक्षेप में बता दूं, आपकी अनुमति है तो बता दूं। संजय राउत जी ने कहा है दो तीन चीज आप जान लीजिए। मेरा एक और परिचय है, राम जन्मभूमि में हिंदू और राम जी का वकील था, चारा घोटाला का नाम सुना है आपने? बॉर्डर स्कैम सुना है ना? जिसमें लालू जी जेल में गए हैं, सजा हो गई है, उसमें पीआईएल करके सीबीआई की जांच करने वाला वकील मैं ही था, रविशंकर। तो मैं हाईकोर्ट में वकालत करता था, तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील। तो बिहार में जो खौफ था, लूट थी, आज वो नहीं है। आप एक ही दो डाटा आपको देता हूं। पहले लालू जी की लास्ट कैबिनेट के समय बिहार का बजट था 23,000 करोड़। अभी बिहार का बजट है 3,07,000 करोड़। आप समझिए कितना आगे बढ़ गया। अब बिहार में सड़कों में जाइए, हर गांव में बिजली है, पुल बन रहे हैं, 8-10 मेडिकल कॉलेज बने हैं, IIM आया है, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। वो आराम से बात करेंगे। मखाना बोर्ड बन रहा है। मोदी जी की सरकार ने बहुत डबल इंजन के रूप में वहां सहयोग किया है। हम लोग बिहार जीतेंगे। सीट का फैसला जब हो जाएगा तो आपको बता देंगे। अभी देरी है, नवंबर में चुनाव होगा। अब हम लोग जीतेंगे जरूर, निश्चिंत रहिए आप। सर, कल लालू यादव ने पहली बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन करा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि लालू यादव तेजस्वी पर क्यों नहीं विश्वास जता पा रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अभी भी उनको अपने पास संभाल के रखने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, तो इसका जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपके सवाल को पहुंचा दूंगा उनके पास। देखिए, मोटी बात समझिए, ये बिल्कुल नग्न परिवारवाद है, और क्या है। बस टोटल। सर, संजय राउत जी ने कहा है कोई इमरजेंसी थी, लेकिन अब जो चल रहा है वो इमरजेंसी का भाव है। न मेरा ये स्तर है, न ऐसे प्रश्नों का मैं कोई जवाब दूंगा। बहुत ही हल्का टिप्पणी है, मेरा यह स्तर नहीं है, सॉरी। सर, आपने कांग्रेस की बात पर सवाल किया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ जीत नहीं रही है, बल्कि नसीब उसको जिताया जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर परसेंटेज को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि कैसे तो मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में 6 महीने के अंदर 8% बढ़ जाए। धन्यवाद। मैं एक जवाब देता हूं। यहां हम लोग शायद 9 लोकसभा जीते थे ना, बाकी 48 है ना यहाँ पर। 48 में तो बाकी अपोजिशन जीत गई थी। 17 जीते हम, 31 में जीते। तो उस समय क्या वोटिंग मशीन ठीक था? उनकी सरकार आई तेलंगाना में, तो वोटिंग मशीन ठीक है। उनकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, तो वोटिंग मशीन ठीक है। पंजाब में जीते आम आदमी पार्टी, तो वोटिंग मशीन ठीक है। ये क्या मतलब है भाई? आप जीते तो वोटिंग मशीन ठीक, आप हारे तो वोटिंग मशीन खराब। वोटिंग मशीन पर आरोप और रोने की बजाय जनता के विश्वास को जीतिए। और जनता के विश्वास को जीतने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि अपने राजनीतिक आचरण को सुधारिए। इमरजेंसी में गलत किया तो माफी मांगिए, ये नहीं कहिए कि मिर्ची लगी मुझे। ये मेरा कहना है। तो थोड़ा एक इमरजेंसी से अलग सवाल है। एक मिनट, एनी क्वेश्चन ऑन इमरजेंसी? सर, लेकिन क्या कांग्रेस ये इमरजेंसी को संविधान की हत्या मानती है? मैं कांग्रेस को समझाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर। जिन्होंने लगाया वो हत्या मानेंगे क्या? आज का कार्यक्रम हम आए हैं देश के लोगों को बताने के लिए कि 50 साल पहले हिंदुस्तान के फ्री इंडिया के हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर था, when the entire country was converted into a jail. So many editors were arrested. 60 lakh people were subject to forcible sterilization. ये सच्चाई है। जजेस को सुपरसीड किया। सर, इसी पर और एक सवाल, जो कई हिंदुओं की हत्या की हुई थी इस समय इमरजेंसी के समय। बिल्कुल, मैं हिंदुओं की बात मैं क्या बताऊं। संघ के बहुत लोग मर गए जेल में बिना ट्रीटमेंट के।
80। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी मां की डेथ हो गई, उनको जल्दी नहीं छुट्टी मिली थी अंतिम संस्कार के लिए। इतनी आप अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब हो गई, उनका 3 ऑपरेशन हुआ था। जेपी नड्डा ने कहा उन्हें किडनी एकदम खत्म कर दिया गया। ये सच्चाई है, इसको समझना चाहिए। हर तरफ टॉर्चर था। अटल जी की बहुत बड़ी कविता थी ना, वो इस देश में बहुत, मैं रात शाम के कार्यक्रम में पढ़ूंगा उसको। एक बात समझिए, आप लोगों ने नहीं देखा तो इसलिए बताने के लिए हम आए, और जिन्होंने समय देखा था उसे खौफ को समझते हैं। हाँ, और कोई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ जी ने कहा, हाँ? कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि सपकाळ जी ने कहा है कि जो बाबा साहेब देवरस थे उस समय के सरसंघचालक, उन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया। तो उन्होंने पूछा है कि कहा है बीजेपी उनके मत से सहमत है या नहीं। लगता है उन्होंने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया है। बाबा साहब देवरस जेल में थे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सर संघचालक थे, वो जेल के अंदर बंद थे और आरएसएस पर बैन लगा था। तो मैं अपने महामंत्री से कहूंगा, सीनियर एमएलए हैं, कि एक बार उनको कुछ बता दें कि थोड़ा होमवर्क करके आरोप लगाया करें, ठीक है ना? हाँ, महाराष्ट्र में एक विवाद चल रहा है हिंदी भाषा को लेकर। चौथी कक्षा तक हिंदी भाषा, इन सारे विषयों पर हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, वो बोलते हैं ना। आगे बोलेंगे आप। आज तो मैं एक राष्ट्रीय विषय पर आया।